अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। राष्ट्र सर्वोपरि सिर्फ एक विचार नहीं है, यह हमारा ध्येय है, हमारी पहचान है। यह हमारे लिए सर्वप्रथम है और आज ये जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ले ली है। जब जब बात राष्ट्रवाद की आएगी, आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको रिपब्लिक भारत पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ राष्ट्रहित की बात करूंगा। मैं उन लोगों को बेनकाब करूंगा जो राष्ट्र विरोधी हैं, वो कहीं भी छिपे हों, किसी गली किसी शहर में ही क्यों ना हो। मैं उनके खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका हूं, ये आप जान लीजिए। और मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हैं। आपको देश में कहीं भी देश विरोधी साजिश करने वालों के बारे में कुछ मिले तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। मैं देश के सामने उसकी सच्चाई लेकर आऊंगा। इतना ही नहीं, मैं एक बात और आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमें अपने देश में विकास में योगदान देना है, हमें समाज को जोड़ना है। इसलिए मैं राष्ट्र सर्वोपरि के जरिए आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप लोग मुझसे जुड़िए, क्योंकि आने वाला समय हमारे देश के लिए, हमारे लिए कैसा होगा यह हम पर निर्भर करता है, आप पर, मुझ पर निर्भर करता है। इसलिए कह रहा हूं, रोज रात 8 बजे आप मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि हम ना सिर्फ खबरें बताएंगे, बल्कि उसमें आपका हित क्या है, राष्ट्र हित क्या है, वो भी बताएंगे और आपको आगाह करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये लिख लीजिए आप कहीं। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा। आपको मुझे आपके शहर का अनदेखा सच बताना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उसे सामने लेकर आऊंगा, ताकि हम मिलकर देश के लिए काम कर सकें और राष्ट्र की आवाज बन सकें। राष्ट्र सर्वोपरि के अलग को जन जन तक जगाना है। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा। मेरे रग रग में राष्ट्रवाद है। हर खबर के पीछे राष्ट्रहित होता है। मैं उस राष्ट्रहित की बात करूंगा। देखिए मेरे साथ राष्ट्र सर्वोपरि। मैंने कहा ना, गद्दार छिपे हुए हैं देश में और इन गद्दारों को बाहर निकालने का समय आ गया है। ये ऐसे गद्दार हैं जो आपको हंसकर मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं और अंदर ही अंदर देश को दीमक की तरह खा जाएंगे ये लोग। अरे गद्दारों, अब तुम्हारी दाल इस देश में नहीं गलेगी। मैं तुम्हारी पोल खोलने वाला हूं। तुम देश से गद्दारी करो और हम लोग चुप बैठ जाएं। अब ऐसा नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश वासियों, आज आपके प्रदेश से ऐसी खबर सामने आई है जिसमें देश से दगा किया जा रहा है, और आज मैं उसे ढूंढ निकाल कर लेकर आया हूं आपके लिए। जो दगा कर रहा है उसका नाम सलाउद्दीन है। इसकी दगाबाजी के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आप मुझे बताइए, आपके शहर में, गली में, आपके मोहल्ले में कोई गलत काम हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? ये आपने कभी सोचा है? आप तो ऑफिस जाते हैं, घर आ जाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आप मानिए मेरी बात, आंख और कान दोनों आपको खुले रखने होंगे। ये बदमाश, ये गद्दार आपके आसपास हैं, इन्हें पहचानना होगा। इन्हें ढूंढिए आप लोग, क्योंकि अगर आप अकेले ये खबर देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, तो अपने परिवार वालों को बुला लीजिए। मैं ठहर जाता हूं यहां थोड़ी देर के लिए। बाकी सदस्यों को आवाज देकर बुला लीजिए। बहुत बड़ी बात, गंभीर बात कह रहा हूं, क्योंकि जब जब सलाउद्दीन का सच सामने आया है, और आज जो सच सामने आएगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितने सारे राष्ट्र विरोधी यहां घूम रहे हैं,
जो राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने ये बीड़ा उठाया है। क्या करें इन लोगों का, कैसे पहचाने इन लोगों को? ये किसी के भी भेष में है। ये दो चेहरे वाले हैं, इनका एक चेहरा नहीं है। एक चेहरा इनका अच्छा है और तुरंत असल में ये फरेबी हैं। इन्हें पहचानना होगा। और जिन लोगों को आपने बुला लिया है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उन्हें बता दीजिए कि ये लोग मौके की तलाश में घूम रहे हैं कि कब इन्हें मौका मिल जाए और ये आपके लिए मुसीबत बने, आपके लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इनसे आपको सावधान रहना होगा। कोई भी शक, संदेह हो तो आप मुझे बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इनकी पोल खोलने के लिए पूरी तैयारी कर चुका हूं। पूरी तैयारी है मेरी। आज सबसे पहले सलाउद्दीन का पर्दाफाश कर रहा हूं। देखिए गौर से। ये देसी पिस्टल, ये तमंचा, ये राइफल, ये एयरगन, कारतूसों का ढेर, इन सभी हथियारों में देश से गद्दारी की बू आ रही है। ये वो हथियार हैं जो देश को खोखला करने की साजिश में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वो हथियार हैं जिनके जरिए भारत माता को धोखा दिया जा रहा है। ये हथियार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक देसी हकीम सलाउद्दीन और लाला के घर से बरामद किए गए और इन हथियारों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है। जिस भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है और असलहे बरामद हुए हैं, पुलिस जो है वो जांच कर रही है और यह भी देख रही है कि आखिर सलाउद्दीन के जो तार थे वो पीओके से लेके क्या पाकिस्तान तक है। तो लैपटॉप बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है, पुलिस उसके तह में जा रही है और तमाम जो ग्रुप हैं कि कहाँ कहाँ से बात हो रही है, किन लोगों से संपर्क है, लैपटॉप में क्या है, उन सारी चीज़ों की फोरेंसिक जाँच भी हो रही है और हर तरह के एंगल को तलाशा जा रहा है। देश में रहकर, देश की माटी में पल बढ़कर सलाउद्दीन देश से ही गद्दारी कर रहा था। गुणगान पड़ोसी दुश्मन मुल्क के गा रहा था, काम पाकिस्तान के लिए कर रहा था। लेकिन पुलिस ने जब रेड मारी और इसके पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसने पूछताछ में अपने घर में चल रही हथियार फैक्ट्री के पीओ के कनेक्शन को और पुख्ता कर दिया। सलाउद्दीन के कॉल रिकॉर्ड में पीओके के संदिग्धों से बातचीत के डिजिटल सबूत मिले। पूछताछ और डिजिटल सबूत के आधार पर यह खुलासा हुआ कि सलाउद्दीन कश्मीर तक अवैध हथियारों की तस्करी करता था। इस खुलासे के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस ने छानबीन शुरू कर दी। अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां आतंकी कनेक्शन की आशंका को देखते हुए उसी कड़ी में जांच आगे बढ़ा रही हैं। लैपटॉप और मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से तस्करी के नेटवर्क का पूरा ब्यौरा सामने आने की उम्मीद है। ये पूरा मामला यही बताता है कि देश के एक एक नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे गद्दार हमारे बीच में रह रहे हैं जो देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। धीरे धीरे देश विरोधी गतिविधियां करते रहते हैं और किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होती, क्योंकि नकाब तो व्हाइट कॉलर वाला होता है। सलाउद्दीन भी देसी हकीम के नाम पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री को अपने घर में ही खोले हुए था। उस घर में जहां उसके साथ टीचर पत्नी, पढ़ाई कर रही एक बेटी रहती है, जबकि एक दूसरी बेटी नॉर्वे में है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह कि गद्दार सलाउद्दीन का घर पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर था, लेकिन उसने हकीम होने का ऐसा नकाब ओढ़ा हुआ था कि पड़ोसी भी उसी ट्रैप में फंसकर अजीबोगरीब चीजों को दरकिनार कर देते थे। अनजान लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ लोग आते क्यों, आखिर क्यों शक्लें बदलती रहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर खुखारियत एक सी दिखती है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में लग गई है कि क्या वाकई पीओके तक 72 साल के सलाउद्दीन के घर से हथियारों की सप्लाई होती है। अगर सप्लाई होती थी तो एक दवाखाना चलाने वाले हकीम के पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के पैसे कहां से आते थे? हथियारों की सप्लाई किस माध्यम से की जाती थी? सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि देश में सलाउद्दीन जैसे और कितने लोग हैं जो इस नेक्सस में शामिल हैं, या सीधा कहूं कि देश में और कितने सलाउद्दीन छिपे हुए हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो राष्ट्र हित की नहीं सोचते हैं,
राष्ट्र सर्वोपरि को सामने नहीं रखते हैं, सिर्फ चंद रुपयों के लिए, रकम के लिए देश से गद्दारी करने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। बेशक सलाउद्दीन छिपकर ये सारे काम कर रहा था, लेकिन एक न एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। और जब हमने राष्ट्र हित में पड़ताल की ना, तो इसका कच्चा चिट्ठा बाहर निकाल कर लेकर आया। एक एक हमारी टीम का सदस्य पूरी मेहनत के साथ जुटा रहा दर्शकों। और आप चिंता मत करिए, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये जितने देश विरोधी हैं, सुन लें कि अब इनका समय आ गया है बोरिया बिस्तर बांधने का, क्योंकि हम राष्ट्र सर्वोपरि हैं। ये सुन लें आज। और वैसे भी जब बात देश से खिलवाड़ की होगी तो इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आप लोग भी नहीं करेंगे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, कभी आपने सोचा है कि ये लोग आपके सामने आ गए तो आप क्या करेंगे? ये लोग जो देश को खोखला कर रहे हैं, ना जाने इतने हथियार किस किस की जान ली होगी इन हथियारों ने। सोचिए जरा, कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, क्या उन तक ये हथियार पहुंचे? आज राष्ट्र हित में यह खबर आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि सलाउद्दीन अकेला नहीं है, यह मानकर चलिए। आप इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने आंख कान खुले रखिए, क्योंकि इसके सिपह सालार बहुत सारे हैं। और उनको भी मैं कहना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लें। अगर दिमाग में कोई शक है तो उसे दूर भगा दें, क्योंकि अब अगला नंबर तुम्हारा है। हम सब एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि हकीम की हकीमगिरी निकल गई है, और जो लोग इसके साथ मिले हुए थे उनका भी अब नंबर आएगा। सकरी गली, मामूली सा घर, दवा खाना चलाने वाला एक आम हकीम। में रहते हैं, अच्छे आदमी हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं सुना हम लोगों ने। सिंपल आदमी थे, नमाज पढ़ना, घर चले जाना, सौदा खरीदना, घर चले जाना। अब कभी कोई ऐसी बात ही नहीं। अपने मस्जिद, घर और 2 बेटियां थीं, पढ़ाना लिखाना उसी में मसरूफ रहते थे, सौदा वौदा। लेकिन अचानक एक दिन 3 थानों की पुलिस एक साथ दबिश देती है, और फिर भांडाफोड़ होता है उस काले कारोबार का, जो धीरे धीरे देश की बुनियाद को हिलाने का काम कर रहा था। देश को झुकाने के लिए दुश्मन के लिए जमीन तैयार कर रहा था। इसी बंद गली आम से घर में वो सब हो रहा था जिससे देश खोखला हो रहा था, और सब समझ रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब पुलिस दबिश देती है तो वहां से हजारों हजार हथियारों का जखीरा मिलता है, हिरण की खाल मिलती है जिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। यानी वो सारे अवैध काम हो रहे थे जिनकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं थी। 3 थानों की पुलिस ने मिलकर एक जगह पर तफ्तीश की और बड़ी बरामदगी अवैध हथियारों की है। ये मलियाबाद का वही घर है जो सलाउद्दीन का घर बताया जा रहा है। यहाँ आधारमृत निर्माण समंचा और तमंचे को लेकर ये पूरी जानकारी थी। पुलिस को टिप मिली, 3 थानों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की, यहाँ पर पहुंचे, तफ्तीश की, और इस दौरान तमाम चीज़ों की बरामदगी भी हुई है। एक अवैध पशु जिसका जो स्किन है रखना लीगल नहीं है, उसे भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जो परिजन है, पुलिस ने उस दौरान उन्हें भी साथ लेकर गई, और अब जो मूल आरोपी है उसे गिरफ्तार पुलिस ने कर दिया। अगर आप हथियारों की सूची देखेंगे तो पता लगेगा कि कैसे सालों साल चल रहे अवैध हथियारों का ये कारोबार दुश्मन पड़ोसी को मजबूत कर रहा था और देश को बर्बादी के कगार पर लाने की साजिश कर रहा था। सलाउद्दीन के पास से 3 पिस्टल, एक देसी तमंचा, 1 राइफल, 7 एयरगन, 118 कारतूस, 40 खोखे, 9 फरसे, हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलियाबाद, उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान जब पुलिस को सलाउद्दीन के घर से हथियार बनाने के उपकरण मिले तो शक की सुई और ज्यादा गहरी हो गई। इससे साफ हो गया कि 72 साल के इस हकीम सलाउद्दीन का घर न केवल हथियारों का भंडारण केंद्र था, बल्कि यहाँ अवैध रूप से असलह बनाकर उनकी सप्लाई होती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 500 मीटर की दूरी पर मौजूद थाने को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?
आसपास के लोग भी कुछ समझ क्यों नहीं पाए? वो सलाउद्दीन के बुने जाल में इस कदर फंस गए कि उन्हें वो आम हकीम ही नजर आया, लेकिन उस मासूमियत के पीछे एक चेहरा छिपा हुआ था जो कोई पढ़ नहीं पाया। हालांकि कुछ लोगों के दिमाग में घर से रात के समय आने वाली ड्रिल मशीन की आवाजों से शक जरूर गहराता था। खबर है कि सलाउद्दीन हकीम की आड़ में असलहों की तस्करी करता था और साथ ही जांच में यह भी पता चला कि डिजिटल के थ्रू कुछ सबूत मिले हैं कि सलाउद्दीन के जो संबंध थे वो पीओके में बैठे कुछ लोगों से थे। तो ऐसे में जांच काफ़ी गंभीर डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। राष्ट्र सर्वोपरि रखकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। चंद रुपयों के लालच में आकर दुश्मन का साथ देना न केवल देश के लिए खतरा है, बल्कि एक एक नागरिक की जान पर भी काला साया है, क्योंकि देश पर हमला देश के हर एक नागरिक पर हमला है। इसलिए सलाउद्दीन जैसे देश विरोधियों को लगातार धर दबोचा जा रहा है। इस मामले में आशंका है अवैध हथियारों का यह नेटवर्क बहुत बड़ा है। इलाके के लोग हैरान हैं। एक हकीम जो इलाज के लिए जाना जाता था वो खतरनाक कारोबार में शामिल था। हालांकि पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है, मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। सलाउद्दीन को बेनकाब कर देश के कोने कोने में छिपे देश विरोधियों को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि जब तक देश सुरक्षित नहीं तब तक हम और आप सुरक्षित नहीं। लेकिन अब देश को सुरक्षित करने का बीड़ा हमने उठा लिया है और इसलिए आज आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको अपने प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा है? आपको विपक्षी पार्टियों पर कितना भरोसा है? दोनों सवाल आपसे मैंने किए और यह सवाल इसलिए क्योंकि जब बात देश की आई ना तो सब साथ खड़े हो गए दर्शकों। क्या ओवैसी, क्या कांग्रेस के सांसद, क्या एनसीपी के, सब एक स्वर में आतंक के खिलाफ पीएम मोदी के साथ खड़े थे। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तो आप भी पीएम मोदी के साथ खड़े हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया में डंका सभी ने बजाया है, पूरे देश ने बजाया है। और इसलिए आज मैं आपको आपकी ताकत याद दिला रहा हूं। आपकी ताकत आपको पता है क्या है? सोचिए थोड़ा सा। आपकी ताकत है आपका वोट, जिससे आप विधायक चुनते हैं, आप सांसद चुनते हैं और फिर सीएम पीएम बनते हैं, जिनके ऊपर होती है जिम्मेदारी भारत की, भारत को दुनिया में रिप्रेजेंट करने की। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं दर्शक, आप ही हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। यह आपकी ताकत है, यही पीएम मोदी भी कहते हैं और आज हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा दर्शकों, जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आपके चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में नंबर 1 बन गए हैं, लेकिन इसके पीछे आप हैं। क्यों? दिखाता हूं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ताकत है भारत की, ये विश्वास है दुनिया का भारत पर, ये भरोसा है प्रधानमंत्री की नीतियों पर। और इसलिए पीएम मोदी एक बार फिर बने हैं दुनिया के बॉस। पिछले 11 सालों से सत्ता पर काबिज पीएम मोदी का कद किस तरह बढ़ता जा रहा है, उसका एग्जाम्पल मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट बताती है, जिसमें पीएम मोदी एक बार फिर दुनिया के लीडर्स को पछाड़कर नंबर 1 लीडर बन गए। मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 78% के साथ नंबर 1 पर है। इसके बाद कनाडा 56% पर है, अमेरिका का आंकड़ा 50% का है, इटली और ब्रिटेन 42 और 27% पर है और जापान की रेटिंग 22% है। पीएम मोदी ने न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ा है, बल्कि कई वर्ल्ड लीडर्स हैं जो पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक नहीं टिक रहे। मोदी के सामने ना तो चीन के जिनपिंग टिके और ना आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज, वो भी उनसे बहुत पीछे है। कई देश भारत और पीएम मोदी से पीछे छूट चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगने के 28 दिन बाद जो पहली इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग आई है, उसमें मोदी 78% की रेटिंग के साथ दुनिया के टॉप लीडर बन गए हैं। वहीं हिंदुस्तान से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर्फ 32% की अप्रूवल रेटिंग पर अटके हुए हैं। 11 वर्षों से सेवा करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी आज किस प्रकार से विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में
उभरते आए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट का जो सर्वे आया है उससे पता चलता है 78% अप्रूवल रेटिंग है। ऐसी रेटिंग बड़े बड़े देशों के नेताओं की भी नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्डेड मैसेज आया इनके पास। डंका तो तब बजता नजर आया जब प्रेस का स्थान भी नंबर 1 हो दुनिया में। आप क्यों डंका बजने वाले के पक्ष में बोल रहे हो आप? रेटिंग बता रही है कि दुनिया में कई देश अपने लीडर्स पर भरोसा खो रहे हैं, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में साख बुलंद हो रही है। भारत के नेतृत्व पर वैश्विक भरोसा अमेरिका और चीन से भी ऊपर पहुंच चुका है, जो एक ऐतिहासिक कूटनीतिक और रणनीतिक बदलाव है। ग्लोबल लीडर्स में सबसे ज्यादा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जताया गया है। उसके बाद नंबर आता है डोनाल्ड ट्रंप का, फिर शी जिनपिंग का और फिर आते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इतना ही नहीं, लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक जब सर्वे में पूछा गया कि दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में किस पर भरोसा करें, तो मामले में भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया गया। दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में भारत 54% की रेटिंग के साथ ऊपर है। उसके बाद अमेरिका, चीन और रूस का नंबर आता है। हाल ही में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जो बता रहा है कि भारत विकास के पथ पर बुलेट ट्रेन की तेजी से दौड़ रहा है। और जिस तरह मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में भारत और पीएम मोदी की साख बढ़ी है, वो बता रहा है कि भारत कुशल नेतृत्व के हाथों में है। अब दर्शकों, आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे कि भाई मोदी क्यों, भारत क्यों, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उन पर उनके सबसे अच्छे दोस्त एलन मस्क ने भरोसा किया। थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में, कुछ महीनों में वो भरोसा खत्म हो गया। ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। उनकी खुफिया एजेंसी ने ईरान इजराइल युद्ध पर कुछ कहा और ट्रंप ने कुछ कहा, तो भरोसा तो यहां पर उन्होंने खो दिया है। आप सोचेंगे कि फिर रूस कहां चला गया, तो आपको यह बता दूं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और रशिया हमारे साथ रहता है, लेकिन पुतिन के खिलाफ भी कैसे यूक्रेन में लोगों ने आवाज उठाई है। कई लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पुतिन की यूक्रेन में नहीं, रूस के अंदर भी आवाज उठाई है। और चीन तो आप जानते हैं वो कितना चालबाज है। और पाकिस्तान की तो आज मैं बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उससे हमारे देश को कंपेयर करना, सामने रखना, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है, क्योंकि वो कंगाल हैं, वो आतंक को पालते हैं, उनका वो जाने, हमें उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन दर्शकों, एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये आप ही हैं जो भारत को और पीएम मोदी को नंबर 1 के पायदान पर लेकर आए हैं, क्योंकि आप और हमारी शक्ति ही भारत को नंबर 1 बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, डर के मारे कांपते पाकिस्तान ने रहम की गुहार लगाई, उस ऑपरेशन सिंदूर के करीब 50 दिन बाद ये ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग आई है, जिसमें पीएम मोदी को 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत की पहचान का स्तर बढ़ा है। भारत ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके बाद देश के साथ ही दुनिया ने भारत और भारत की सेना का लोहा माना है। नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की धमक का असर यह है कि अब पूरा पाकिस्तान सिर्फ मोदी नाम आने से ही कांप जाता है। अब तो पूरे पाकिस्तान में एक ही डिबेट चल रही है कि भारत पाकिस्तान पर फिर हमला करेगा। जंगी जुनून सवार है मोदी के ऊपर, वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। अब ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात है। ये बात आप नोट कर लें कि हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो पाकिस्तान के अंदर पहले की तरह स्ट्राइक कर सकता है। और भारत पहले ही साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। इस बात को खुद पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक साफ कर चुके हैं। भारत शुरू से ही युद्ध के खिलाफ रहा है, लेकिन कोई भारत को छेड़ेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। और यही बात एक बार फिर पीएम मोदी ने दोहराई, पाकिस्तान को चेतावनी दी कि हम छोड़ेंगे नहीं। प्रज्ञा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा
मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं। अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि भले शब्दों में नहीं कहा, शायद आप ऑपरेशन सिंदूर को आशीर्वाद दे रहे थे। भारत ने पाकिस्तान पर सिंदूर स्ट्राइक की और साथ ही डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर बता दिया कि भारत हिसाब करना जानता है। अभी तो पाकिस्तान प्यासा मर रहा है, आतंकवादियों में बौखलाहट है, आतंकवादियों में डर है कि भारत के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया तो भारत मारेगा, फिर मारेगा, जोर से मारेगा। अब दर्शकों, थोड़ी देर के लिए रिमोट आपका साइड में रख दीजिए, कुछ अर्जेंट बात कहनी है आपको, और अगर अर्जेंट ना लगे तो आप चैनल बदल देना, लेकिन इसमें नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं आपका मुद्दा उठा रहा हूं। आज बात कर रहा हूं ट्रैफिक जैम की। जहां चले जाइए वहां जाम लगा हुआ है, और आप भी, आप लोग सुन रहे हैं ना, मुझे पता है आपने चैनल नहीं बदला है। ट्रैफिक जैम से आपको भी दो चार होना पड़ता है। ऑफिस जाओ तो जाम, ऑफिस से आओ तो जाम, दिल्ली में जाम, मुंबई में जाम, बेंगलुरु में जाम, शहर का नाम लीजिए, वहां जाम लगा हुआ है। बारिश हो गई तो जाम, कहीं सड़क पर अतिक्रमण किया जा रहा है, और आप सोचिए सड़कों पर पार्किंग समझकर गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं। आपने देखा कि नहीं देखा, आप बताइए मुझे। देखा ना आपने? सब परेशानी हुई ना आपको? समस्या है ना ये? इसलिए मैं कह रहा हूं राष्ट्र सर्वोपरि, आपकी ये खबरें बताने वाला हूं। और दर्शकों, आज जो बात मैं कहने वाला हूं, जो खबर आपको बताने वाला हूं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और अगली बार अगर कहीं आप भी नो पार्किंग में या सड़क पर गाड़ी खड़ी करेंगे या फिर किसी भी ट्रैफिक जाम का हिस्सा बनेंगे, तो आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि समझ में नहीं आता कि भाई ये ट्रैफिक जाम आखिर कौन सुधारेगा। आपको पता है इसमें कितना नुकसान होता है? सिर्फ तेल का नहीं, पेट्रोल डीजल का नहीं, आपके समय का। ये देश को पीछे खींचता है, आपको पता है ये बात? ट्रैफिक जाम जान ले सकता है और जान ले रहा है। सोचिए, एक दो नहीं, तीन लोगों की जान ले ली इस ट्रैफिक ने। इसे ठीक कौन करेगा? मैं करूं? आप करेंगे? नहीं। सरकार करेगी? पुलिस प्रशासन करेगा? नहीं। हम सबको मिलना होगा, एक होना होगा, एकजुट होना होगा, अखंड होना होगा, और हर फैसले के लिए, हर ट्रैफिक जैम के लिए आपको आगे आना होगा, क्योंकि आपकी और हमारी जान का सवाल है। देखिए, विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। ये उनके विजन का ही नतीजा है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी 22 सालों का समय है। 22 साल यानी कि 8030 दिन। इन 8030 दिनों में उस लक्ष्य को छूना है जिसकी कामयाबी के आगे पूरी दुनिया भारत के आगे नतमस्तक होगी। लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुश्किलें कम नहीं। विकासशील से विकसित होने में हर्डल्स यानी रुकावटों का होना लाजमी है। अब इन्हीं मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ना है। इन्हीं मुश्किलों में भारत में सबसे बड़ी समस्या है घंटों का जाम। बारिश हो जाए तो जाम, कोई गाड़ी खराब हो जाए तो जाम, सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है तो जाम, मेट्रो स्टेशन बन रहा है तो जाम, कोई धरना देने सड़क पर बैठ जाए तो जाम। इसी जाम से पार पाना विकसित भारत के विजन की एक सीढ़ी को पार करना है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण आज की तारीख में देवास इंदौर रोड पर लग रहा घंटों का जाम है, जहां लोग ढाई घंटे जाम में फंसे रहे, जबकि इंदौर से देवास का रास्ता महज 1.5 घंटे का है। और अभी हालात जो बने हुए हैं उसमें इंदौर से देवास जाने में
2.5 से 3 घंटे का वक्त लग रहा है, यानी 2 गुना समय। ये किसी भी शख्स के लिए कितना झिलाऊ हो सकता है। इंदौर देवास बाईपास पर ब्रिज निर्माण की वजह से 32 घंटे तक भयंकर जाम लगा रहा, जिसमें 4000 गाड़ियां फंसी रही। टूटी सर्विस लेन पर ट्रैफिक मोड़ने से हालात और बिगड़ गए। ऑफिस से लौटते समय, ऑफिस जाते समय, किसी जरूरी काम के लिए निकलते समय और सबसे जरूरी इमरजेंसी में अस्पताल जाते समय ये जाम सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा है। बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ई रिक्शा में रिक्शा आता है रास्ते में, ट्रैफिक चल नहीं पाता है सही से। ट्रैफिक बहुत सिग्नल फॉलो नहीं करते बहुत सारे लोग। ये बहुत बड़ी समस्या है एक ट्रैफिक की। मेट्रो वगैरह का काम चलता रहता है, ब्रिजेस का काम चलता रहता है, तो उसके कारण भी बहुत ट्रैफिक हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा लोग घायल हो जाते, कई लोग सेफ ही नहीं है। और इस जाम के चक्कर में लोगों की जान तक चली जाती है, जैसे देवास इंदौर रोड पर अभी हुआ है। इस रास्ते पर घंटों के जाम में फंसे रहने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों को हार्ट अटैक आया था, रास्ता नहीं मिला तो अस्पताल देरी से पहुंचने में जान चली गई। जबकि एक कैंसर पीड़ित मरीज ने तो 1 घंटे की ऑक्सीजन खत्म होने के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस के जाने के लिए विदेशों की तरह कोई अलग से रास्ता नहीं है। सबको विदेश की सड़कें चाहिए, विदेश के कानून पसंद हैं, लेकिन आम तौर पर जब स्वदेश में कोई एम्बुलेंस रास्ता मांगती है तो सब अपनी जल्दबाजी के चक्कर में उस एम्बुलेंस को रास्ता तक नहीं देते। ऐसा ही कुछ देवास इंदौर रास्ते पर हुआ, जहां एक एम्बुलेंस 32 घंटे फंसी रही। आगे निकलने का ना रास्ता मिला, ना किसी ने उसे आगे जाने दिया। इसी तरह के हालात से निपटने के लिए मोदी सरकार भारत में तेज काम करना चाहती है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का लक्ष्य रोजाना 100 किलोमीटर सड़क निर्माण का है। नितिन गडकरी का लक्ष्य भारत में राजमार्ग निर्माण को बढ़ाकर प्रतिदिन 100 किलोमीटर करना है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण कड़ी है। सड़कों के अलावा ऐसे और भी मुद्दे हैं जिन्हें सुधारा जाना है, जिन्हें सुधार कर ही विकसित भारत के विजन को 2047 तक पूरा किया जा सकता है। उसमें आपका भी योगदान बड़ा जरूरी है, लेकिन इसमें सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को अपना योगदान देने की जरूरत है। स्वयं के हित से बाहर निकलकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, तभी देश का लक्ष्य पूरा हो। आज का काम आने वाले वक्त में एक एक हिंदुस्तानी को उन परेशानियों से छुटकारा दिलाना है जिससे आज भारत जूझ रहा है। और दर्शकों, आज एक ऐसी बात आपसे कहने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपके भी बच्चे हैं और युवा हैं, नौजवान हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि आजकल बच्चों पर गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो गया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई कि मुझे लगा राष्ट्र हित में यह बताना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों को हो क्या गया है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोचिए, दिल्ली में आज क्या हुआ, 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दोनों पर युवक थे, नौजवान थे, और एकाएक ये घटना वाद विवाद से बढ़कर चाकूबाजी तक पहुंच गई और हत्या हो गई। देखिए जरा नौजवानों को क्या हो गया। देश की राजधानी दिल्ली, जहां महज 21 साल के युवक यश की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। महज 21 साल की उम्र में सोचिए, एक युवक की किसी से क्या दुश्मनी होगी। इस उम्र में तो युवक अपने करियर को उज्जवल बनाने में जुटते हैं। उनके जहन में अपने भविष्य को लेकर हजारों सपने होते हैं। कोई आईएएस अफसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई इंजीनियर। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अपने लक्ष्य होते हैं। लेकिन इतनी छोटी उम्र में यश की हत्या ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अभी तक की जांच में जो जानकारी सामने आई, उससे पुलिस को पता चला कि गीता कॉलोनी इलाके में रोड रेस की घटना हुई। युवकों में स्कूटी टकराने के बाद विवाद बढ़ा और चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया।
जिनमें एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। गीता कॉलोनी जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिडिक्शन में स्कूटी पर जा रहा था, वहाँ पर एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहाँ पर इनका ये झगड़ा बढ़ा और उस झगड़े के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया। इनको हम लोगों ने ईस्ट दिल्ली की जुरिडिक्शन है वहाँ से अरेस्ट किया है इनको। सोचिए, देश के नौजवान किस तरफ जा रहे हैं। जिस उम्र में पढ़ना लिखना अपने सपने होते हैं, उस उम्र में वो जुर्म की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसलिए सवाल उठते हैं कि आखिर देश का नौजवान गलत रास्ते पर क्यों जा रहा है। नौजवानों का खून जरा सी बात पर क्यों खौल उठता है। यश को महज स्कूटी टकराने के विवाद में मार दिया गया है या फिर वजह कुछ और है। सवाल तो यह भी उठता है कि तीनों आरोपी सड़क पर चाकू लेकर क्यों घूम रहे थे। यही सवाल इस हत्या की गुत्थी को दूसरे एंगल पर जांच के लिए मोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही तो कोई हाथ में चाकू लेकर घर के बाहर नहीं घूमता है। इसलिए अब वक्त आ गया है सोचने का कि आखिर हमारे युवाओं को हो क्या गया है। कोई चाकू लेकर सड़कों पर चल रहा है, कोई जरा सी बात पर मर्डर कर दे रहा है। ये आपके लिए और हमारे लिए क्या सोचने का वक्त नहीं है? क्योंकि इसमें कोई आपका भी हो सकता है जो जिंदगी में गलत रास्ते पर चले जाए। और इसलिए आज एक और बात कह रहा हूं, रिश्ते भी बड़े कमजोर होते जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, दिखाते हैं आप। यश के परिवार वाले दिल्ली पुलिस की रोड रेस की घटना वाले दावे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बेशक पुलिस इसे स्कूटी टकराने के बाद हुए विवाद का मामला बता रही है, लेकिन यश की मां पुलिस के इन्हीं बयानों पर सवाल खड़े कर रही है। खुद गवाही दे रही है कि ये मामला रोड रेस का नहीं बल्कि मुस्लिम लड़की से अफेयर का है। पुलिस का कहना है कि माहौल जो है इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे, स्थिति जो है नॉर्मल रहे, इसलिए पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन परिवार वाले अब ये एंगल भी बता रहे हैं कि लड़की के चक्कर में उनके बेटे की हत्या की गई होगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि तमाम एंगलों पे जांच की जा रही है। जिन 3 लड़कों को पकड़ा है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद और तमाम बातें साफ हो पाएंगी। जो लड़के इसमें शामिल होंगे, जो फरार चल रहे हैं, उनकी जल्द पुलिस गिरफ्तारी करेगी। यश की मां का आरोप है कि इससे पहले उन्हें धमकाया गया था और फिर यश की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। लड़की सारी सच्चाई उगले, क्योंकि सारी साजिश उन्हीं के परिवार की है। उसके परिवार को सब कुछ पता था। उन्होंने वार्निंग दी थी, मारने की धमकी दी थी मेरे लड़के को। और जो लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो ऑलरेडी 5-6 मर्डर कर चुका है। उसके बाद उसने मेरे यश को भी मार डाला कल। बताया जा रहा है कि यश अपने घर जा रहा था, लेकिन आरोपियों ने यश का पीछा किया और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से ठीक पहले अमान ने यश की पीठ के निचले हिस्से में चाकू घोंप दिया। 3 लड़कों में से एक रियान नाम है, एक अमान नाम है, एक लक्की नाम है। ये तीनों ने प्लानिंग करके मारा है। लड़की का परिवार वाले शामिल थे। जिस लड़की के घर वालों पर यश की मां आरोप लगा रही है, वो उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि उन्हें दोनों के अफेयर के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। हमें क्या मतलब है, हमें क्या जरूरत है ये बताइए। हम भी आस औलाद वाले हैं, कैसे औलाद मिलती है, कैसे पाल पोसना पड़ता है, ये तो औलाद वाले को पता है। हम क्यों किसी के बच्चे की जान लेंगे। मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं 3 साल के बाद आया हूँ। यश की हत्या के पीछे वजह क्या रही, इसका खुलासा तो जांच के बाद होगा। लेकिन सवाल यही है कि यश का मर्डर तो किया ही गया है, चाहे वजह कुछ भी रही हो। नौजवानों में कब होते धैर्य पर काल भविष्य को तय करते हैं। देश की दिशा और दशा दोनों नौजवानों के हाथ में ही है। दर्शकों, आज ये शुरुआत हो गई है, लेकिन ये शुरुआत आपकी, मेरी नहीं, ये राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की शुरुआत है। और आज से हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि रोज रात 8 बजे आप भी मेरे साथ रहेंगे और मैं आपसे जुड़ी हुई खबरें लेकर रोज आऊंगा। नमस्कार।
मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा। मेरे रग रग में एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला।